सबसे पहले आपको उस सवाल के बारे में बताएंगे जो पूरे देश में पूछा जा रहा है, पूरे देश में इस पर बहस चल रही है कि इस बार दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है, और यह कंफ्यूजन पूरे देश में फैला हुआ है। आपको याद होगा वर्ष 1975 में एक फिल्म आई थी शोले, और शोले में गब्बर सिंह का एक मशहूर डायलॉग था जिसमें वो पूछता है होली कब है होली। लेकिन आज जिस तरह का कंफ्यूजन दिवाली की तारीख को लेकर है, उसे देखने के बाद गब्बर सिंह भी शायद यही कहता कि अरे ओ सांभा, दिवाली कब है दिवाली, क्योंकि पूरा देश यही पूछ रहा है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जब भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। और इस आधार पर दिवाली की तिथि को लेकर कभी कोई संशय और विवाद नहीं होता। सभी धर्मगुरु और ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही होना चाहिए, लेकिन इस बार इसकी तिथि को लेकर इसलिए इतना विवाद है क्योंकि इस बार अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है, दोनों ही दिन अमावस्या है। वैदिक पंचांगों में बताया गया है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर को, यह नोट कीजिएगा आप, 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगा और यह तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। और यही कारण है कि कुछ लोग 31 अक्टूबर को दिवाली के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त मान रहे हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि दिवाली का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के आचार्य और धर्मगुरु भी इस बार दिवाली की एक तिथि को लेकर सहमत नहीं है और यह बहस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच इस समय भी बटी हुई है। लेकिन आज हमने देश के 10 बड़े आचार्यों से इसके बारे में बात की, जो ये मानते हैं कि दिवाली का त्योहार इस बार 31 अक्टूबर को मनाना ही शास्त्र सम्मत होगा, 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना उचित होगा। असल में दिवाली का पूजन सूर्यास्त के बाद अलग अलग मुहूर्त में होता है और दिवाली प्रदोष काल में मनाई जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले के 45 मिनट और उसके बाद के 45 मिनट का समय होता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और उसके 45 मिनट बाद, जिसमें दिवाली का पूजन किया जाता है। और इस बार क्योंकि प्रदोष काल, महानिशिस्त काल, सिंह लग्न रात्रि और वृष स्थिर लग्न पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है और 1 नवंबर को इसका मुहूर्त नहीं है, इसलिए दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाना ही शास्त्र सम्मत और उचित माना गया है। अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि भी है और इसी दिन प्रदोष काल और महानिशिस्त काल के लिए शुभ मुहूर्त भी है। और यह शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को नहीं है, क्योंकि उस दिन अमावस्या की तिथि शाम को ही 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दिवाली का पूजन रात्रि और मध्य रात्रि के शुभ मुहूर्त में होता है और देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी वृष स्थिर लग्न के मुहूर्त में हुआ था, जिसके कारण दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और इस पर सभी बड़े मंदिरों के आचार्य अब सहमत हो गए। रजनी भी उससे संयुक्त होनी चाहिए अमावस्या से। तो ये जो दूसरे दिन की अमावस्या है वो प्रायः तो प्रदोष काल में भी थोड़ी सी है और जहाँ सूर्यास्त देर से हो रहा है वहाँ प्रदोष काल में तो है, लेकिन रजनी को स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए 31 तारीख को ही दीपावली पर्व हम लोग मनाएंगे। जो निशीथ व्यापिनी अमावस्या है वह 31 नवंबर को पड़ रही है, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है और उस ही समय पर आदमी को दीपावली का यह पर्व करना चाहिए। हर जगह का अलग अलग सूर्योदय और सूर्य अस्त है, उसके आधार पे जो बहुमत का पक्ष आता है 31 अक्टूबर के दीपावली मनाने का ही विशेष इसमें दिया जा रहा है।
हमारे यहाँ शुरू से 7 साल से बराबर दीपोत्सव जो हो रहा है वो हनुमान जयंती के दिन 14 को होता है। लेकिन अब की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ट्रस्ट अब की वो पर्व जो है 14 को भी, अमावस्या को भी, 30 तारीख को भी और 31 तारीख को भी दीपावली का पर्व मनाएगा। इस बहस का कारण सिर्फ शुभ मुहूर्त नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए यह पूरा विषय लॉन्ग वीकेंड का भी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में लॉन्ग वीकेंड एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। हमारे देश के लोग लॉन्ग वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इस हिसाब से थर्सडे यानी गुरुवार के दिन लोगों के दफ्तरों की छुट्टी होगी और उन्हें अगले दिन यानी 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाती है, तो शुक्रवार को दिवाली के त्यौहार की छुट्टी होगी और इसके बाद 2 और 3 नवंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी, यानी ये लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात लिख रहे हैं। और 1 नवंबर सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड भी कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चाहते हैं, उनके मन में ये इच्छा है कि दिवाली 1 नवंबर को होनी चाहिए। इससे दिवाली भी मन जाएगी और लॉन्ग वीकेंड भी हो जाएगा। दिवाली की बात हो ही रही है, तो इस दिवाली पर एक और विषय है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते थे, और इसलिए वो ये है कि क्या इस बार दिवाली पर रिश्ते और दिए गिफ्ट्स की भीड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आजकल के माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार दिवाली पर दिया शायद अकेला रह गया है। इस बार दिवाली पर सबसे अकेला कौन है? शायद वो है दिया। और बहुत सारे लोग दिवाली के त्योहार पर दियों की रोशनी से ज्यादा गिफ्ट्स की चमक को महत्व देने लगे हैं। और अब हमारे समाज में सभी रिश्तों को दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स की कीमत से आंकने की कोशिश होती है। आप दिवाली पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सोन पापड़ी देते हैं या काजू कतली देते हैं या ड्राई फ्रूट्स देते हैं। सारा महत्व अब इस बात का रह गया है, आपका महत्व इस बात पर आंका जाएगा कि आपने दिवाली पर अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को कितना महंगा तोहफा दिया है। जबकि दिवाली का त्योहार कभी भी उपहारों के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, तोहफों के बारे में था ही नहीं। लेकिन अगर आज आप देखें तो दिवाली का जो त्योहार है वो सिर्फ गिफ्ट्स का त्योहार रह गया है, एक दूसरे को उपहार देने का त्योहार रह गया है। और फिर लोग ये देखते हैं कि किसने सबसे महंगा उपहार भेजा, किसका तोहफा सबसे महंगा था और किसका सबसे सस्ता था, और फिर उसी हिसाब से आपका आकलन होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ या जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब दिवाली का संबंध एक दूसरे को उपहार देने से तो बिल्कुल नहीं था। दिवाली उपहारों का त्योहार कभी नहीं था। दिवाली या दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपों की पंक्तियां, जिसमें जगमगाते दीपों की एक आवली यानी निरंतर माला बनती है। और दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। लेकिन आजकल के माहौल को देखकर लगता है कि दिवाली अब दियों का नहीं बल्कि उपहारों का त्योहार बन गया है, दियों का नहीं बल्कि सोने चांदी और हीरों का त्योहार बन गया है। इस बार दिवाली पर लोग एक दूसरे को 1,85,000 करोड़ रुपए के उपहार देंगे। 1,85,000 करोड़ रुपए के त्योहार सिर्फ एक त्योहार पर, जबकि वर्ष 2022 में यही मार्केट, यही बाजार उपहारों का 1.5 लाख करोड़ रुपए का था। वर्ष 2016 में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1998 में दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट्स देने का यही बाजार सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आप देख लीजिए 1998 में कहां 2,000 करोड़ रुपए के तोहफे दिए गए थे और 2024 में 1,85,000 करोड़ रुपए के तोहफे। लेकिन अब 2,000 करोड़ रुपए से यह बाजार 1,85,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अब दिवाली के त्योहार को एक बड़ी संख्या में लोगों ने उपहारों का त्योहार बना दिया है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने
नागानंद नाम का एक सांस्कृतिक नाटक लिखा था, जिसमें दिवाली के त्योहार पर एक दूसरे को अभिवादन में उपहार देने का उल्लेख किया गया था। और कुछ पुस्तकों में यह बताया गया है कि आज से कई सदियों पहले जब सभी लोग कृषि और खेती पर निर्भर हुआ करते थे, तब गांवों में दिवाली के मौके पर लोग अपनी फसल का एक हिस्सा एक दूसरे को देकर दिवाली का त्योहार मनाते थे। और इन उपहारों का मतलब अपनी समृद्धि को एक दूसरे के साथ बांटना होता था, अपने सुख को एक दूसरे के साथ बांटना होता था। लेकिन सोचिए, आजकल जब लोग एक दूसरे को ये महंगे उपहार देते हैं, तो क्या उनका मकसद भी यही होता है या कुछ और होता है? कड़वा सच ये है कि अब इसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका है और अब लोग रिश्तों में एक दूसरे की हैसियत देखकर उन्हें दिवाली का गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने से पहले यह देखा जाता है कि आप जिसे गिफ्ट देने वाले हैं उस व्यक्ति का, उसकी हैसियत कितनी है और आपको उस व्यक्ति से कितना काम है। ये व्यक्ति, ये परिवार आपके कितने काम आ सकता है, इससे कौन से काम आप निकाल सकते हैं। प्रेम का शायद अब इससे संबंध बहुत कम रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी प्रेम से नहीं देता, आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रेम से देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ बिजनेस के लिए और काम निकालने के लिए करते हैं। अगर कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त साधारण या गरीब परिवार से है तो उसे उपहार में सोन पापड़ी दी जाती है। अगर किसी को लगता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति उसके काम आ सकता है, उसे वो काजू कतली या कोई महंगा डिनर सेट या कोई दूसरा महंगा गिफ्ट दिवाली पर देता है। और इसी तरह लोगों ने हैसियत के हिसाब से दिवाली के गिफ्ट्स को अब बांटना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए एक सर्वे में 52% लोगों ने कहा कि वो इस बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट में मिठाई, चॉकलेट और सोन पापड़ी देंगे। इन्हें और दूसरे लोगों को मिलाकर 48% लोगों ने कहा कि वो कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट्स में देंगे। सबसे कम 12% लोग अपने चुनिंदा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए कोई फर्नीचर या घर का सामान गिफ्ट में देना चाहते हैं। और 18% लोगों ने कहा कि वो किचनवेयर प्रोडक्ट्स भी, यानी आपके रसोई में काम आने वाले सामान को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे में देना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अब लोगों ने रिश्तों को भी गिफ्ट्स में बांट दिया है। कुछ रिश्तेदार और दोस्त सोन पापड़ी वाले हैं, कुछ महंगे ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, कुछ काजू की कतली वाले हैं। कुछ रिश्तेदार और दोस्त और लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी हैसियत देखकर दिवाली पर महंगे और सस्ते गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और दुख की बात यह है कि इन उपहारों में आज दिवाली का जो दिया होता है वो कहीं अकेला रह गया है और अब दिया सिर्फ दिवाली की शुभकामनाओं वाले पोस्टर्स पर ही दिखाई देता है। ये जो महंगे गिफ्ट्स आप लेते हैं जिन पर शुभ दीपावली लिखा होता है, बस उस पैकेट के ऊपर एक दिया आपको देखने को मिलेगा, बाकी ये दिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है। गिफ्ट्स देना बुरी बात है ये नहीं कह रहे, बल्कि हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि दिवाली के त्योहार का मतलब सिर्फ तोहफे से नहीं है। अगर आप भी दिवाली के मौके पर रिश्तों को महंगे तोहफे के आधार पर तोलते हैं, आंकते हैं, तो ये सही नहीं होगा। क्या इन तोहफों में आपको प्रेम दिखाई देता है? उस प्रेम के आधार पर आपको आंकना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपका कितना करीबी है। उदाहरण के लिए हमारे देश में हर साल दिवाली के त्योहार पर एक मिठाई की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग होती है और उस मिठाई का नाम है सोन पापड़ी। हमारे देश में विदेशी कंपनियों की चॉकलेट्स की तो खूब तारीफ होती है। आज लोग मिठाई के नाम पर, मीठे के नाम पर चॉकलेट्स एक दूसरे को पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में बनी सोन पापड़ी की मिठाई का अक्सर मजाक बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत सस्ती है और इसकी काफी बदनामी आजकल हो रही है सोशल मीडिया पर। आज भी हमारे देश में अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में सोन पापड़ी दे दे या कोई व्यक्ति आपके घर पर सोन पापड़ी लेकर आ जाए, तो उस व्यक्ति को थोड़ा कम करके आंका जाता है क्योंकि उसने आपको एक सस्ता तोहफा दिया है। यानी आप भी ये देखते हैं कि आपका एक दोस्त सोन पापड़ी लेकर आया, एक दोस्त आपका कोई सोने की चीज लेकर आया, या अगर मिठाइयों में ही देख लें तो एक दोस्त सोन पापड़ी लेकर आया, दूसरा काजू की बर्फी लेकर आया और तीसरा ड्राई फ्रूट्स लेकर आया। उन्हें आप कैसे आंकेंगे? सोन पापड़ी की इतनी ट्रोलिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये मिठाई सस्ती है और बाकी मिठाइयों के मुकाबले रूम टेम्परेचर में आसानी से 45 दिन से 6 महीने तक रखी जा सकती है। सबसे काम की मिठाई असल में यही है जो कभी खराब नहीं होती।
जिसके कारण कई बार लोग इसे एक रिश्तेदार से लेकर दूसरे रिश्तेदार को भी आगे पास ऑन कर देते हैं। आधा किलोग्राम सोन पापड़ी की कीमत 100 रुपए से लेकर 250 रुपए कुछ भी हो सकती है, जबकि आधा किलोग्राम काजू की बर्फी 300 से 600 रुपए के बीच मिलती है। सोन पापड़ी आधा किलो गुलाब जामुन से भी सस्ती है, लेकिन इसी के कारण सोन पापड़ी की ट्रोलिंग होती है और इसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये भारत में बनी ऐसी मिठाई है जिसमें मिलावट बहुत कम है और भारत में हर साल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सोन पापड़ी खरीदी भी जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज अगर आप किसी के घर सोन पापड़ी लेकर जाएं तो शायद आपको उस घर में वो सम्मान नहीं मिलेगा जो काजू की बर्फी या ड्राई फ्रूट्स ले जाने वाले लोगों को मिलेगा। आज अगर आप मुझसे पूछें तो मौजूदा वक्त में दिवाली के मौके पर सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? ये सब तो आपके घर में आ ही रहा है। मिठाइयां भी आ रही होंगी, बाहर से बने व्यंजन आ रहे होंगे, महंगे गिफ्ट्स आ रहे होंगे, रसोई में काम आने वाला सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, न जाने क्या क्या आ रहा होगा, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सब कुछ तो आ रहा होगा। लेकिन क्या इसमें प्रेम है? क्या यह स्पेशल है? क्या यह खास है? क्या यह आपको खुश करता है? अगर आप मुझसे पूछें तो इस दिवाली पर सबसे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है जिसमें आपको प्रेम भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, और वो सबसे खास होगा, वो है आपके किसी प्रियजन के हाथ का बना पकवान या मिठाई। अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे स्पेशल क्या होगा? आपके मां के हाथ की बनी कोई मिठाई, आपके मां के, दादी के या नानी के हाथ का बना हलवा, उससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है? लेकिन वो सब बंद हो चुका है। आज के दौर में लोगों ने अपने घरों में त्योहारों पर पकवान और दूसरे व्यंजन बनाना बंद कर दिया। अब लोग ये सब बाहर से मंगाते हैं, अपने खाने के लिए भी बाहर से मंगाते हैं, दूसरों को खिलाने के लिए भी बाहर से मंगाते हैं। इसमें स्वाद तो है, देखने में भी फैंसी है, लेकिन इसमें प्रेम नहीं है। मेरे लिए आज भी मेरी मां के हाथ का बना हलवा या पकवान से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपके पास भी, आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपकी मां है, दादी है, नानी है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, कोई भी है आपके घर में जो आपके लिए बहुत प्यार से अपने हाथों से दिवाली पर कोई स्वादिष्ट पकवान आपकी रसोई में बनाए, तो वो पकवान किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। और असल में पहले दिवाली का त्योहार ऐसे ही मनाया जाता था, लेकिन अब यह बहुत कम रह गया है। पहले लोग दिवाली के त्योहार पर अपने हाथों से दिए जलाते थे, अपने हाथों से रसोई में पकवान और व्यंजन बनाए जाते थे, अपने हाथों से ही अपने घर की सफाई किया करते थे, अपने ही हाथों से घर के बाहर लड़ियां लगाते थे। लेकिन अब भारत के लोगों ने ये सब कामों को आउटसोर्स कर दिया है, दूसरों को दे दिया है। अब हम अपनी रसोई में पकवान, स्वादिष्ट खाना नहीं बनाते, अब पकवान बाहर से आ जाते हैं दुकान से। घर के बाहर लड़ियां लगाने के लिए भी हम आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि अब हम दिए नहीं जलाना चाहते। दियों की जगह अब हमने लड़ियां लगानी शुरू कर दी हैं। लड़ी वाला आता है, दिवाली से पहले आपके घर पर लड़ाई लगाकर चला जाएगा और दिवाली के अगले दिन आकर उन लड़ियों को हटा देगा और आपसे पैसा लेकर चला जाएगा। आपने कुछ नहीं किया। और घर की सफाई के लिए भी अब लोग बाहर से ये काम आउटसोर्स करके लोगों को बुलाने लगे हैं। बहुत सारे ऐप्स आजकल आ गए हैं, आप मोबाइल पर बुकिंग कीजिए, बाहर से लोग आएंगे, आपके घर की पूरी सफाई करके चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना। अब आपको ना दिए जलाने हैं, ना अपने घर में अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने हैं अपने खाने के लिए और मेहमानों के लिए, ना आपको लड़ियां लगानी है और ना ही अपने घर की सफाई करनी है। अब सोचिए, जब सारे काम ही लोगों ने आउटसोर्स कर दिए हैं, तब भी वो ये सोचते हैं कि दिवाली की पूजा का फल उन्हीं को मिलना चाहिए, देवी लक्ष्मी की कृपा अकेले उन्हीं पर बरसनी चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। काम आपने बाकी लोगों से करवा लिया, लेकिन देवी मां की जो कृपा है, देवी लक्ष्मी की जो कृपा है, वो आपको सिर्फ अकेले चाहिए, उसे आप शेयर नहीं करना चाहते। मान्यता है कि दिवाली के दिन जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब भगवान राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई करके अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। चारों तरफ दीप ही दीप थे। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि दिवाली पर धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी उन्हीं लोगों के घरों में वास करती हैं, उन्हीं के घरों में आती हैं जो घर स्वच्छ और साफ होते हैं। और इसीलिए दिवाली से पहले भारत में
अपने अपने घरों को साफ करने की परंपरा है और बहुत सारे लोग इस दौरान अपने घरों में नया रंग रोगन भी करवाते हैं। लेकिन अब यह परंपरा भी बदलती जा रही है। भारत में बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई का काम भी आउटसोर्स कर दिया है। दिवाली से पहले भारत की हाउस होल्ड क्लीनिंग इंडस्ट्री 74,733 करोड़ रुपए की हो चुकी है। वर्ष 2032 तक यह उद्योग 2,80,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस समय भारत के ज्यादातर शहरों में ऐसे 30 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन एक टाइम स्लॉट बुक करके अपने घर की साफ सफाई कराने के लिए बाहर से लोगों को अपने घर बुला सकते हैं। वो आपके घर की सफाई करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। बड़ी बात यह है कि अकेले दिल्ली में इन ऐप्स पर पिछले 50 घंटों में 6,000 से ज्यादा परिवारों ने अपना घर साफ कराने के लिए डील्स खरीदी हैं और इसमें लोगों के साथ कई बार तो धोखाधड़ी भी हो रही है। जैसे मुंबई में एक महिला ने एक मोबाइल ऐप के जरिए अपने घर की सफाई कराने के लिए 2 लोगों को बुलाया और ये लोग 4 लाख रुपए के गहने उनके घर से चुराकर वहां से फरार हो गए। यहां बात सिर्फ घरों की साफ सफाई की ही नहीं है। असल में लोगों ने अब घर, शरीर और मन, इन तीनों की साफ सफाई का काम आउटसोर्स कर दिया है। अब लोग दिवाली के त्योहार का असली महत्व भूल चुके हैं। आज यहां हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस के त्योहार की बधाई देने के लिए मेरी क्रिसमस कहा जाता है, ईद के लिए ईद मुबारक कहा जाता है, ठीक उसी तरह से आपको भी हैप्पी दिवाली की जगह शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहने की आदत डालनी चाहिए। और इस बार जब आप दिवाली का त्योहार मनाएं तो हैप्पी दिवाली नहीं बल्कि शुभ दीपावली कहकर लोगों को, अपने दोस्तों को, परिवार को इसकी शुभकामनाएं दें। अब हम आपको आज का सबसे जरूरी विश्लेषण दिखाएंगे और यह विश्लेषण आप में से किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज से हम डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। और अगर आप भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं या आने वाले समय में इस डिजिटल अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। और यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक भारत को डिजिटल अरेस्ट से पूरी तरह रिहाई नहीं मिल जाती। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा उठाया है। यह बहुत अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई सुरक्षा एजेंसी और पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। हमारे कानून में ऐसा डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है ही नहीं और यह एक फ्रॉड है जिससे बचने के लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए, जिनमें पहला है रुकें, दूसरा है सोचें और तीसरा बिना घबराए कार्रवाई करें और पुलिस की मदद जरूर लें। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूं सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। दूसरा दाव भय का माहौल पैदा करो और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको,
सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। और तीसरा चरण कहता हूं, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री मोदी जनता की नब्ज को समझते हैं और उन्हें हर वक्त ये पता होता है कि इस समय देश के सामने बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री या खासतौर पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं जितने भी, वो कभी जब देश के लोगों से संवाद करते हैं तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं वो गरीबी की समस्या को उठाते हैं, अशिक्षा को उठाते हैं, आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं, आपकी सुरक्षा से जुड़ी चीजों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा जब उठाया तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर रहा होगा कि जब इस देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में आपके सामने जब वो ये मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि आपको इससे कैसे बचना है, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे देश के बहुत सारे परिवार डिजिटल अरेस्ट का शिकार लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से आप दो बातें समझ सकते हैं। पहली बात, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, ईडी या सीबीआई से बताकर आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहता है या धमकी देता है तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारे कानून में और हमारे संविधान में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है ही नहीं। तो जब भी आपको ये कॉल आए कभी भी और कोई नकली पुलिस अफसर बनकर आपसे कहे कि आपको डिजिटल अरेस्ट हम कर रहे हैं, तो पहली बार में ही आप समझ लीजिए कि ये कोई ठग है, ये कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि अब प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं और उन्होंने इससे बचने का एक फॉर्मूला आपको बताया है, और वो फॉर्मूला यही है कि जब भी आपको ऐसा कोई कॉल आए, पहले रुकें, सोचें और कार्रवाई करें। डिजिटल अरेस्ट को ऑनलाइन अरेस्ट भी कहते हैं, जिसमें साइबर अपराधी लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके ये बताते हैं कि वो ईडी, सीबीआई या कस्टम विभाग या फिर पुलिस से बात कर रहे हैं और उन्होंने अमुक व्यक्ति के नाम से या तो कोई ड्रग्स का पार्सल पकड़ा है या उन्हें किसी व्यक्ति के नाम से हुए एक गैर कानूनी बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला है। और इस झूठी कहानी के जरिए ये लोग किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल पर उसी के घर में डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और उसे इतना डरा देते हैं कि वो व्यक्ति इन साइबर अपराधियों को असली पुलिस या ईडी या सीबीआई का अधिकारी मानकर अपने बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स इन्हें दे देता है और ये साइबर अपराधी उसके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं और फिर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने के बीच, यानी सिर्फ 4 महीने में डिजिटल अरेस्ट से साइबर अपराधियों ने हमारे देश के लोगों को 120 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। 4 महीने में 120 करोड़ रुपए ठग लिए और ये मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे। और इनमें ज्यादातर अपराधी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो साइबर अपराधी हैं जो लोगों को ठग रहे हैं, ये ज्यादातर अपराधी बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, जबकि जिन लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं। ऐसे ऐसे लोग शिकार बने हैं इनके, जिनमें से कितने लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ऐसे ऐसे लोगों को इन अनपढ़ और कम पढ़े लिखे साइबर ठग्स ने अपना शिकार बना लिया। भारत में डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों को रोकना इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस व्यवस्था और मैकेनिज्म आज भी नहीं है। यह रुकेगा कैसे? पूरे भारत में दिसंबर 2022 तक सिर्फ 323 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन थे। पूरे भारत में 323 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश में
न्यूजीलैंड जैसे देश की आबादी पर सिर्फ एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, यानी लगभग 40 से 50 लाख लोगों पर एक स्टेशन होगा। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर क्राइम पुलिस तो बन गई, लेकिन इस पुलिस में सामान्य पुलिस के ही अधिकारियों को अटैच किया जाता है। और हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और साइबर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स इन साइबर अपराधियों का मुकाबला कर पाए। ये जो साइबर अपराधी हैं, ये बहुत ट्रेंड है, इन्हें दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, इन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पता है, इन्हें अलग अलग प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, इन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए क्या हमारे पास जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या उनके पास वो ट्रेनिंग है? इसलिए आज सरकारों को भी यह सोचना होगा कि वो सामान्य पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम में ट्रांसफर करके साइबर अपराधियों को नहीं रोक पाएंगे, जो हर 2 महीने में लगातार नए नए अपडेट कर रहे हैं, हर 2 महीने में अपना तरीका बदल देते हैं, हर 2 महीने में अपने जो जिसके जरिए वो ठगी कर रहे हैं वो सारा मोडस ऑपरेंडाई उसको वो बदल देते हैं, लगातार अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। अभी भारत में करीब हर 2 महीने में एक नया साइबर फ्रॉड आ रहा है। जब तक आप इस डिजिटल अरेस्ट से बचने के बारे में सोचेंगे, जागरूक होंगे, तब तक एक नया फ्रॉड आ जाएगा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आपको याद होगा, कभी ये लोग कहते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स हैं, कभी ये कहते हैं कि आपका कोई बच्चा किसी बहुत बड़े रैकेट में पकड़ा गया है, कभी कहते हैं कि हमने आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया है किसी बहुत गंभीर अपराध में, अगर आपने इतना पैसा नहीं भेजा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कभी कोई और नई चीज आ जाती है। कई बार वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपको ऐसा लगता है कि आप ही का कोई रिश्तेदार इनकी पकड़ में है, आपका बच्चा इनकी पकड़ में है, और वो आपको अपने बच्चे की, अपने रिश्तेदार की या दोस्त की आवाज भी सुना देते हैं क्लोनिंग करके, और आप विश्वास कर लेते हैं कि वाकई वो इनकी पकड़ में है। बहुत से लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सिर्फ सुना होगा, लेकिन साइबर ठगों के चेहरे शायद नहीं देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको इनके चेहरे भी दिखा देंगे पहली बार, और यह पहली बार होगा जब देश डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर अपराधियों के इस पूरे प्रोसेस को, मोडस ऑपरेंडाई को अपनी आंखों से स्क्रीन पर समझ पाएगा। इन साइबर अपराधियों ने हमारे ही संवाददाता नितिन जैन को पूरे 30 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, और जब इन साइबर अपराधियों ने उन्हें वीडियो कॉल किया तब ये अपराधी पुलिस की वर्दी में थे, और डिजिटल अरेस्ट के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज भी हमारे संवाददाता को ये भेज रहे थे। और आज आप सबको इन साइबर अपराधियों के चेहरे अच्छी तरह से याद करके रख लेने चाहिए, और ये याद रखना चाहिए इनकी वर्दी नकली है। हमेशा याद रखिए, इनकी वर्दी नकली है, ये जिस पुलिस स्टेशन में बैठे हैं वो नकली हैं, और कई बार ये सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के अरेस्ट वारंट आपको दे देंगे, कागजात आपको दे देंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपकी फोटो लगी होगी। आप उससे भी ना घबराएं, क्योंकि ये सब कुछ नकली होते हैं। ये कोई भी नकली दस्तावेज, कोई भी अरेस्ट वारंट आपके सामने आपको भेज देंगे, लेकिन ये सब नकली है। पूरी कहानी कुरियर कंपनी के नाम से आए एक कॉल से शुरू हुई, और उसने कहा कि आपका पार्सल मुंबई में पकड़ा गया है। सर, ये मैंने तो भेजा ही नहीं सर, मेरा क्या मतलब है? Please hold on the line. Customer service will be. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। रोहन बात कर रहा हूँ नेशनल कुरियर सर्विस से। अब जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ सर, आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है जो मुंबई से बीजिंग भेजा जा रहा था। सर, आपका नेम, आपकी आइडेंटिटी और सर आपका फोन नंबर यूज किया गया है इसे भेजने के लिए। सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा हमें एक लीगल नोटिस रिसीव हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो आपका पार्सल मुंबई से बीजिंग जा रहा था, इसमें कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कॉल को मुंबई पुलिस से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद व्हाट्सएप कॉल पर वर्दी वाला एक व्यक्ति धमकाने लगा। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। सर बोलिए, क्या समस्या आपकी? सर, वो मेरे नाम से किसी ने पार्सल भेज दिया सर, मैंने तो भेजा भी नहीं सर पार्सल। देखिए, नारकोटिक्स ड्रग जा रहा है जो पूरा इंडिया में बैन है सर। व्यक्ति से 10 ग्राम भी पाया जाए तो 3 से 7 साल की सजा है, और आप बोल रहे हैं कि ये 400 ग्राम जा रहा है।
फर्जी पुलिस वाले ने ये भी देखा कि कोई हमारे पास तो नहीं है, इसलिए ऑफिस से घर जाने को कहा। आपके पास कौन है? कोई नहीं है सर। मिस्टर नितिन, सर कौन है आपके आजू बाजू में? कोई नहीं है सर, देख लो सर। ऑफिस से ऑफ लीजिए, तुरंत घर के लिए निकलिए। अपना 1 घंटा में कोई डेड बॉडी मिले तो आप अभी हेलो, अगर कोई डेड बॉडी मिलती है और उसके पास आपका जीरोक्स कॉपी होगा तो आप दीजिए। सर मेरा कोई मतलब नहीं है सर, मैंने भेजा ही नहीं सर, तो मैं कैसे हो जाऊंगा सर। इसके बाद फर्जी पुलिस वाला अपनी फर्जी पहचान बताता है और हमारे वेरिफिकेशन के नाम पर आधार की कॉपी मांगता है। हमें बार बार बोला जा रहा था कि आपने गैर कानूनी काम किया और इसको पुख्ता करने के लिए एक फर्जी वेरिफिकेशन कॉल की जाती है। मिस्टर नितिन सर, क्या सुन रहे हैं डिपार्टमेंट से हम? क्या सर? डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि आपके नाम पे तो एक कैनरा बैंक अकाउंट जो कि मुंबई में ओपन है और आप मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एक चर्चित और बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की कहानी सुनाकर हमारा नाम उससे जोड़ा जाता है। उन्होंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर भेजे जिनमें सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था, जिससे लगे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। फिर इस मामले को नेशनल सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से जोड़ा जाता है और उसका एक डॉक्यूमेंट मोबाइल पर भेज दिया जाता है। इस पर हमारा आधार नंबर भी लिखा होता है। इसी बीच नए फर्जी पुलिस अफसर ने हमें ईडी का वारंट भेज दिया जिसमें हमारी फोटो लगी थी। मेरे साथ आपको मैंने आपके वारंट्स भेजा, एक बार इस रिकॉर्डेड लाइन पे रीड आउट करिए। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, और ये कह रहा है इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग यूनिट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सस्पेक्ट मिस्टर नितिन जैन। सर मेरा तो कोई देना देना ही नहीं सर। इस बीच एक और नया फर्जी पुलिस वाला हमारी मोबाइल स्क्रीन पर था। अब क्लाइमैक्स की बारी थी। हमें एक डॉक्यूमेंट भेजा गया जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी चीफ जस्टिस के साइन करके बनाया गया था। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की एक फीमेल मैं आपके लिए हायर करूंगा, ठीक है ना? वो आपको बताएंगी किस तरीके से आपने डिपॉजिट करवाना हो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और क्या प्रोसीजर होगा। राइट सर। हमारी अगली बात एक महिला से होती है और ये महिला हमें अकाउंट डिटेल्स भेज देती है। How do I pay, ma'am? I'll pay online, ma'am. हम इन ठगों को लेकर पहले से सतर्क थे, इसलिए इनके जाल में नहीं फंसे, लेकिन आपको भी इन चेहरों को पहचान लेना चाहिए। नितिन जैन, आज तक। इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि ये साइबर अपराधी पुलिस की उस गलत छवि का फायदा उठा रहे हैं जो ज्यादातर आम लोगों में आज भी बनी हुई है, और वो छवि ये है कि पुलिस रिश्वत लेकर मामलों को रफा दफा कर देती है, और जब ये साइबर अपराधी रिश्वत मांगते हैं तो लोगों को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती और वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि शायद ये पुलिस ही है जो उनसे या तो रिश्वत मांग रही है या उन्हें छोड़ने के बदले पैसा मांग रही है। आज हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने कार्यक्रम में आपसे कहा, उसका मकसद एक ही है, आपको जागरूक रहना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस तरह कोई भी पुलिस का अधिकारी कभी भी ना तो आपको ऐसे फोन करेगा, ना ही वीडियो कॉल करेगा, और ना ही हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान है। इसलिए कभी भी आपके पास ऐसा कोई कॉल आए, फोन आए, तो शुरू में ही समझ जाइए कि ये एक फ्रॉड है और तुरंत अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में पूरी इतला दीजिए। और घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। आपको शुरू में ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोई आपके पैसे पर नजर गड़ाए हुए है और आपको ठगना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश में आज भी साइबर अपराधी लगातार अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपडेट करते जा रहे हैं, लगातार नई नई तरकीबें खोजते चले जा रहे हैं, और हमारे जो सरकारी तंत्र में लोग हैं अभी भी वो अपने आप को उतना अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ उनका पीछा कर रहे हैं। जब तक
हमारी पुलिस, हमारी साइबर पुलिस इन अपराधियों का पीछा करेगी, यानी इनसे पीछे रहेगी, तब तक हम इन्हें कभी भी रोक नहीं पाएंगे। हमारे साइबर पुलिस को इन अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा, इनसे पहले पहुंचना होगा, तब हम इन्हें रोक पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक अलग साइबर पुलिस के गठन की आवश्यकता होगी, और उस साइबर पुलिस में आप अपने नॉर्मल पुलिस स्टेशन से लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि उसमें सिर्फ वो लोग होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स हैं, जिन्हें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है और जो इन साइबर अपराधियों से कहीं आगे का सोचते हैं। जब तक ऐसे लोग हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक इन साइबर अपराधियों को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के रोड शो की बड़ी शानदार तस्वीरें दिखाएंगे, जिसके बारे में आज बड़ी चर्चा हो रही है। यह रोड शो गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिव्यांग बच्ची से मिलने के लिए अपने इस रोड शो को थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया। और यह बच्ची एक कलाकार है जो प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ उन दोनों की एक तस्वीर खुद अपनी हाथों से बनाकर लाई थी और उन्हें देना चाहती थी। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे थे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ वडोदरा के उस प्लांट का उद्घाटन किया जहां एयरबस और भारत की टाटा C295 एयरक्राफ्ट्स का निर्माण करेंगे मिलकर। और आप देखिए, पहली बार है जब भारत इस एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि भारत में ना तो हम अपना मोबाइल फोन बनाते हैं, ना हम हवाई जहाज बना सकते हैं। आज हमारे देश में मोबाइल फोन भी बन रहे हैं, हमारे देश में हवाई जहाज भी बन रहे हैं। जब कोई बिन बोले समझ जाए आपका दुख, बस यही होता है जीवन का सबसे बड़ा सुख। नमस्कार।